हेलो। चलो, क्या करना चाहिए? शुरू कर देना चाहिए क्या? क्या इंतज़ार करना चाहिए? शुरू कर देना चाहिए ना? अपना टाइम हो गया क्या? 9:30। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीक्षा। जल्दी जल्दी विराज जाओ भाई। बैठ बैठ जा। शेट। शेट बैठ जा शेट। कितने लोग कल उपस्थित नहीं थे? प्रेजेंट नहीं थे कल? कल इतने सारे लोग नहीं थे, क्यों? क्यों बहन? हाँ? कहाँ चली गई थी? घर पे ही थी। कॉलेज वाला तुम्हारा तो निकल निपट गया था ना एक दिन पहले ही। वो हो गया। वो क्या साड़ी दिवस था क्या कॉलेज में? योर एड ब्लॉक हैज बीन अपडेटेड। क्या करूं इसका? चलो। प्रज्ञा जय, गुड मॉर्निंग। माही सिद्दीक, हैप्पी मॉर्निंग सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलो, शुरू करें जी। जय श्री कृष्णा। तो जो नहीं आए थे जरा मुझे एक बार फिर से इधर से हाथ खड़े करना। आप लोग क्यों उपस्थित नहीं थे भाई? कोई कारण नहीं तो मास्क मैन घर पे था। आप वैसे तो आ रहे हो कि आज नहीं, आज फर्स्ट ही डे तुम्हारा? वैसे आ रहे हो? अभी कुछ इन्फेक्शन हुआ क्या? अच्छा, ओके ओके। और आप आदित्य, क्या नाम है आपका? आदित्य, क्यों आए? क्यों नहीं थे? नींद नहीं खुली? और तुम भी सो रही थी? भैया आने के लिए कितना इतनी मेहनत करो, तैयार हो, फिर घर से निकलो, घंटा लग जाता है, इससे अच्छा उठते ही बैठ जाओ। है ना? सही है। ऑप्शन है ना? चलो। तो हम लोग ने नेगोशिएबल में आप कल क्या डिस्कस किया था? मैं ऐसा मान के चलूं कि आपको पता है, आपने लेक्चर तो देख ही लिया है। आपने देख लिया है। जो कल नहीं आया था उसमें से किसने नहीं देखा? ए छोरी, तुम देखी हो? क्या पढ़ाया था बताओ कल? हाँ, ये तो लिखा हुआ है। बात क्या किया था? क्या बात किया था मतलब? चेक बाउंस होता है तो? एक बात को अपन 3 बार करते हैं क्लास में तो याद रहती है ना? बताओ। चेक बाउंस होता है तो क्या? हर्षदा तुम नहीं थी क्या कल? लेक्चर देखा क्या? ओके। देख, जल्दी जल्दी पढ़ रही है वो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, ये आराम कर, पीछा नहीं छोड़ रहा। बता। चेक बाउंस होता है तो क्या करते हैं? 2 मिनट का मौन रखते हैं, उसको माँ की गाली देते हैं। क्या करते हैं? उसका कॉलर पकड़ते हैं, शर्ट फाड़ देते हैं, बटन उछल जाते हैं। करते क्या है बता? हाँ? नोटिस देते हैं हम उसको कितने दिनों के अंदर? बहुत बढ़िया, 15। अपन 30 दिनों के अंदर उसको नोटिस देंगे। और वो नोटिस देंगे, नोटिस उसको मिलने के 15 दिनों के अंदर उसको पेमेंट क्लियर कर देनी है। उसको 15 दिन की अपन मोहलत देते हैं कि विद इन 15 डेज यू हैव टू पे। तुम्हें पेमेंट कर देनी है। और अगर वो 15 दिनों में पेमेंट नहीं कर पाता तो फिर 1 महीने का टाइम है अपने पास, अपन सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके। और अगर सूट फाइल किया तो क्या होगा? तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृति। संस्कृति ना? संस्कृति। संस्कृति एक ही तो होता है। वो नीचे वाला रहा होता है ना? हाँ, अच्छा संस्कृति जी। आप मुझे बताइए, पैनल प्रोविजन क्या है? पनिशमेंट क्या मिलेगी? बिना देखे बोलिए ही मत। चलो, क्या पनिशमेंट मिलती है आदित्य?
बहुत बढ़िया। 2 साल तक की सजा या दुगनी अमाउंट तक का फाइन या दोनों लगेगा, ऐसा हमने बात किया था। अच्छा, इसके बाद एक बात और हमने किया था कि अगर आपने चेक प्रेजेंट नहीं किया समय पर तो उस सूरत में क्या होता है, नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक ऑन रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम में हमने, रीजनेबल टाइम मतलब बैंक डूबने से पहले, अगर हमने चेक उपस्थित उनको नहीं दिखाया, ठीक है, और बैंक डूब गया, तो वो जो पैसा है क्या आप वसूल कर सकते हो? डिपेंड करता है। अगर पैसा उसका भी डूबा है तो आपका डूबा, अगर उसका पैसा नहीं डूबा तो आपका पैसा नहीं डूबा। ऊपर से गया क्या? समझ आया क्या? अपन ने कल एक केस डिस्कस किया था, है ना? चलो, छोटे छोटे 3-4 वर्ड्स हैं जो आपके मॉड्यूल में अलग से कोई डेफिनेशन टाइप नहीं दिए, लेकिन कहीं एक इस्तेमाल हो रहे हैं या होंगे, तो उनका अर्थ हम जान लेते हैं बस कि होते क्या है, बस वो, है ना? वो शब्द लिख लो आप, सबसे पहले लिख लो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। नोटिंग, नोटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, पहला। दूसरा लिखें ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तीसरा लिखें एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। चौथा लिखें पेमेंट फॉर ऑनर। पांचवा लिखें हुंडी। छठा लिखें, कुछ याद आएगा तो, ईटीसी। कुछ याद आएगा तो देखेंगे। नोटिंग, प्रोटेस्टिंग, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, लिख लें आप लोग भी, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर। जय श्री राम। अमन, अमन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक के टाइम का कुछ भी नहीं है, रीजनेबल टाइम लिखा है उसमें सिर्फ। सेंड नोटिस लग गया, गुड। प्रकाश यादव, दीक्षा, 2 साल प्लस फाइन, क्लियर है, लीगली इन्फोर्सिबल होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर, हुंडी, और लास्ट में मैंने ईटीसी इसलिए लिखा है कि अगर मेरे को कुछ याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो आज का एजेंडा ये है अपना कि अपन को बस ध्यान से सुनना है, ज़्यादा अपन को सिरदर्दी लेना ही नहीं है, छोटी छोटी सी कहानियां सुननी है, और कहानियां सुन के आपको लगेगा, अभी देखने के लग रहा है क्या ही होता है ये, फिर देखने के बाद लगेगा, सुनने के बाद लगेगा अच्छा ये होता है, ओह। तो अब देखो, मैंने आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा, मैं कहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ गायब हो जाता हूँ। इस चक्कर में मूवमेंट खत्म हो गए ना, मूवमेंट में मजा आता है। पधारो सा। अपन बात क्या कर रहे थे? मूवमेंट, अरे यार अपन कोई बात ही नहीं कर रहे थे। जैसे मान लो कि मैंने आपके ऊपर, मैंने आदित्य के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा, ध्यान से, गेट बंद कर सकते हैं क्या कुणाल जी? मैंने क्या किया, आदित्य के ऊपर एक बिल लिखा, बिल लिखा 30,000 रुपए का। कितने का? 30,000 रुपए। बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। मैंने आदित्य पे बिल लिखा, चिन्मय इसको थोड़ा हिलाते रहना, है ना?
ये खो जाता है, हर थोड़ी देर में खो जाता है, तो इसको थोड़ा, हाँ चिन्मय हिलाने वाली चीज है। ये क्या है, अभी बैठे बैठे खो गया, बैठे बैठे सो गया, मैं इधर बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान उधर है और खोया हुआ है। हाँ, हर थोड़ी देर में इसको इसको छेड़ दो। चलो, तो मैंने चिन्मय पे डॉक्यूमेंट लिखा। चिन्मय पे कितने का डॉक्यूमेंट लिखा? 30,000 रुपए का। चिन्मय ने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया। चिन्मय ने एक्सेप्ट करके वो कागज मुझे वापस दे दिया। 3 महीने बाद 30,000 रुपए मैंने आदेश किया था, निर्देश दिया था चिन्मय को कि भाई 3 महीने पश्चात मुझे 30,000 रुपए दो। इन्होंने बोला जी स्वीकार है, और इन्होंने मुझे क्या किया, वो डॉक्यूमेंट वापस दे दिया। अब मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प टिकट सब लगा हुआ है, जिसको दिखाकर 3 महीने बाद मैं इनसे पैसे वसूल कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इनके पास पैसे लेने जाऊंगा और इन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो पिक्चर ही खत्म। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट कब आता है? जब ये बोलता है कि जाओ तुमसे जो बनता है कर लो, मैं नहीं दे रहा। तो मुझसे क्या बनता है? मैं कोर्ट के पास चला जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूं। तो मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि सरकार सरकार ये देखो, ये कागज है ना, चिन्मय मेरे को एक्सेप्ट करके दिया था। सरकार ने बोला अच्छा, अच्छी बात है, क्या हुआ? तो चलो, पहले मैं थाने में गया, थाने में जाके पुलिस वाले, भाई डायरेक्ट कोर्ट क्यों जाए अपन, पहले पुलिस वालों से सेटल करने की बात करता है। तो पुलिस वाले के पास गया मैं, पुलिस वाले को बोला मैंने, पुलिस वाले को मैंने बोला कि ये देखो, ये कागज के ऊपर पेमेंट नहीं आई है, इस कागज पे पैसा नहीं मिला है। तो पुलिस वाले ने बोला क्या बात करो, चलो हम दिलाते हैं। पुलिस वाले क्या करेंगे, एक डंडे पे तेल लगाएंगे और आ रहे धीरे धीरे, और आते ही इसको क्या बोलेंगे, आई चिन्मया पैसा दे। तो पुलिस वाले को बोल रहा है तुम्हारा कौन सा पैसा देना है, कि बिल का पैसा कौन देगा, ये बिल तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ किया, तो पैसा आएगा नहीं देता है कि ये तो मेरे पास मांगने ही नहीं आया। पुलिस वाला बोला क्यों रे, तू इसके पास मांगने नहीं गया और मेरे को लेके आया? तो डंडा जो तेल लगा के लाया वो किस पे इस्तेमाल होने वाला है, इस पे कि मुझ पे? अरे अरे भाई, मेरे पास क्या सबूत है कि मैं इसके पास चला गया था? ये तो भाई, इससे क्या, इसने मेरे को भगा दिया। मान लो मैं कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बोला ठीक है साहब बुलाओ उसको, इसको बुलाया गया, इससे कोर्ट में आके कह दिया साहब ये तो मेरे पास तो आए नहीं, डायरेक्ट आपके पास आ गए, कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। मेरे पास आते तो ये देखो 30,000 लेके तो घूम रहा हूं मैं, कि कब आए तो पैसे दूं, कब आए तो पैसे दूं। तो कोर्ट क्या बोलेगी, यार तेरे में इतनी अकल तो होनी चाहिए कि पैसे तो मांग। अरे सर मैं गया था, ये झूठ बोल रहा है। अब झूठ है सच है जो भी है, कोर्ट का समय खराब कर रहा हूं मैं, तो कोर्ट एंटरटेन करेगी क्या बिना सबूत के? अरे बिना प्रूफ के कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी कि मैं इसके पास गया कि नहीं गया। आपको कहानी समझ में आ रही है? एक बार चोट हो गई मेरे साथ, बेइज्जती हो गई, माफिया मांगी मैंने कोर्ट में, पैसे तो मुझे मिल गए। एक डॉक्यूमेंट मैंने आदित्य पे भी लिखा हुआ था, 3 महीने बाद 50,000 रुपए दो। 3 महीने हो गए, मैं इनके पास पैसे मांगने पहुंचा, इन्होंने मुझे भगा दिया कि चल दौड़ जा। तो मुझे अब समझ आ चुकी है कि भाई कोर्ट में डायरेक्ट जाऊंगा, क्योंकि वकील ने मेरे को बता दिया था कि यार एक काम किया कर, डायरेक्ट कोर्ट में मत आया कर, पहले इसकी नोटरी करा लिया। नोटरी नहीं होता, नोटरी पब्लिक, उसके पास जा। तो मैं उसके पास गया, वो पेड़ के नीचे बैठा था एक बंदा, सीले लगाता है। मैंने बोला कि बाबूजी बाबूजी मेरे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो मैं मांगने गया था पैसे। तो नोटरी पब्लिक ने बोला हम कैसे यकीन कर लें कि तुम मांगने गए थे? अरे आपका बंदा साथ में भेज दो। ठीक है, ए छोटू इसके साथ जा। तो छोटू मेरे साथ गया, छोटू मेरे साथ आया, पैसे मांगे आदित्य भाई से दो। आदित्य ने हम दोनों को भगा दिया कि चलो दौड़ जाओ ऐसे। हम दोनों दौड़ के वापस आए। तो मैंने बोला छोटू से पूछ लो सर आप। तो उन्होंने क्यों छोटू, छोटू ने बोला हाँ उसने भगा दिया। तो इस बात को वो नोट कर लेता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसे बोलते हैं नोटिंग। बस इतनी सी तो बात है। एंड प्रोटेस्टिंग, उसके ऊपर नोटिंग पब्लिक अपनी सील लगाता है, दिस इज प्रोटेस्टिंग। मतलब अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है, लीगल एविडेंस बन चुका है कि साहब हम इनके पास गए थे, कानूनी सील लगी हुई है।
हम इनके पास गए थे, इनसे पैसे मांगे थे और इन्होंने पैसे नहीं दिए, हमें भगा दिया है, यानी कि डिसऑनर, बिल्कुल लीगली डिसऑनर हुआ है। अब मैं कोर्ट में लगाऊंगा ना, तो अब ये नहीं बोल सकता कि तो मेरे पास आया ही नहीं, अब डंडा तो इसी को पड़ेगा। तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग होता क्या है? छोटी सी बात है, जब अपना बिल डिसऑनर होता है तो उसकी पहले नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराई जाती है ताकि वो लीगल एविडेंस की तरह कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। यस, बात समझ में आ रही है? उसके बाद कोर्ट एंटरटेन करेगा इस मामले को, और उसके बाद फिर इनका कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि भैया ये जो मेरे पास पैसे ही मांगने नहीं आए, तो वो कागज है, सरकार की सील लगी हुई है, नोटरी पब्लिक की उस पर सील लगी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। कहीं एक शब्द अगर आपको नजर आ जाएगा ना नोटिंग प्रोटेस्टिंग, तो एकदम पगला मत जाना, ओ माय गॉड ये क्या होता है। तो ये इतनी सी बात है, बस सील लगा देता है, वो हो गया नोटिंग प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट हो गया वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अच्छी सी बात है। चलिए नेक्स्ट आता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या समझ में आता है? ड्रॉई कौन होता है पहले ही बताओ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है, वो ड्रॉई। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या है? कि आवश्यकता पड़ने पर तुम ड्रॉई। इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर तुम ड्रॉई। इसका मतलब जरूरत नहीं पड़ी तो ड्रॉई तो यही, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम ड्रॉई। अरे कठिन है क्या? इसका मतलब दो दो ड्रॉई, एक ड्रॉई और फिर दूसरा ड्रॉई, दो दो ड्रॉई। फिर से सुनो, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड नाम से क्या समझ में आ रहा है? कि आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने, इतना तो समझते हैं ना अपन बेसिक, कि जब आपको जरूरत होगी तो फिर ड्रॉई कौन होगा? एक डॉक्यूमेंट मैंने लिखा इनके ऊपर, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक ड्राइंग केस ऑफ नीड हो गया, एक्सेप्ट, हाँ, एक डॉक्यूमेंट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते थे, ये उपस्थित नहीं थे, और इन्होंने कहा भी था कि यार मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर मैं रहा तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, अगर मैं नहीं रहा, मैं अगर रहा तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, अगर मैं नहीं रहा तो मेरा पार्टनर है, उससे उसके साइन ले लेना, उससे एक्सेप्ट करवा लेना। यानी कि मेन पार्टी तो यही है, इन केस ऑफ नीड इनका पार्टनर हो जाएगा। ऐसा होता है ना भाई, अपन कहीं निकल रहे होते हैं तो फिर अपन बोलते हैं कि भैया कितनी देर में आ रही हो यार, मुझे निकलना है। तो बोलता बस भैया आ ही रहा हूं। कि ठीक है आ जाओ, आप अगर आप समय पे आ गए तो मैं ही आपको दे दूंगा, और नहीं तो फिर घर से ले जाना। ऐसा बोलते हैं अपन। अरे हाँ, या तो मुझसे डिलीवरी लेना, या फिर एक काम करना आप घर से ले जाना, या मुझे ही दे देना, और अगर मैं, क्योंकि मेरे को जल्दी हो रहा है मैं निकल रहा हूं, मेरे को लेट हो रहा है मैं निकल रहा हूं, तो अगर मैं निकल गया तो फिर आप घर पे दे जाना। ऐसा होता है ना? तो बस वही यहां पर भी है कि भैया हम जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं। सॉरी सर लेट हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, और 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से एक पार्टनर जनरली क्या है? बिल्स के अंदर डील करता है। बिल्स के अंदर डील करता है मतलब जैसे माल खरीदने बेचने का, भाई 3 पार्टनर्स हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो क्या करती है? बियर मैन्युफैक्चरिंग करती है। बियर समझते हैं? एक पेयजल होता है, एक पीने की चीज होती है, पेयजल बोलते हैं ना पीने की चीज को। हाँ, जिसका 7 करते हैं, 8 करते हैं, 9 करते हैं, बियर मैन्युफैक्चरिंग। अब मान लो उसमें कौन कौन पार्टनर है? ए है, बी है, सी है। मिस्टर ए है, क्या है? ए करते हैं सारा रॉ मटेरियल के अंदर डील, रॉ मटेरियल की खरीदी पूरी ये देखते हैं।
बियर बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल लगेगा वो सारा यही लेकर आएंगे, ये माल खरीद कर लाएंगे, उधार भी खरीदेंगे, धंधे में उधार चलता है, ठीक है। पार्टनर बी जो है वो मार्केटिंग देखता है और पार्टनर सी सोता है। कैसे सोता है? आराम से। कैसे? आराम से सोता है, ठीक है। क्योंकि ये खरीद के लाता है, ये मार्केटिंग करता है तैयार व्यार करके, और ये पी जाता है, तो ये सोता रहता है। चलो, अब मिस्टर ए क्या है? ए क्या करता है जनरली? उधार माल खरीदेगा तो मिस्टर ए के नाम पे ही वो बिल्स आते हैं एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। तो ए के नाम पे आ गया तो ए क्या बोलेगा कि यार अभी 3 दिन के लिए हो सकता है मैं बाहर चले जाऊं, हो सकता है मैं बाहर चले जाऊं, शादी में जाने का बन सकता है, अगर मैं नहीं गया तब तो मैं स्वीकार कर दूंगा, लेकिन अगर मैं चले गया तो फिर एक काम करना, बी मौजूद रहेगा, बी से करवा लेना। ऐसा बोल दिया इसने पार्टी को, ठीक है। तो अब पार्टी ने अगर सिर्फ ए का नाम लिखा और ए नहीं मिला तो कागज खराब हो जाएगा ना अपना। अरे बात समझ में आ रही है? अगर हमने सिर्फ ए का नाम लिखा तो उस पर बी के साइन अगर हो गए तो वो ठीक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लिखने वाला होता है ना, उससे वो पार्टी पहले से सूचना दे देती है, पहले से नोटिस दे देती है, पहले से इंफॉर्मेशन दे देती है, पहले से इंटीमेशन दे देती है कि भाई अगर मैं नहीं मिला तो मेरे नाम मेरी जगह ये साइन कर देगा, तो आप उस हिसाब से कागज बना देना। वो कहता है ठीक है भाई साहब। तो वो लिखेगा भाई साहब 3 महीने के अंदर मिस्टर ए 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए पे करने की आप जहमत उठाएं। ऐसे करके क्या करेगा, वो लिख देगा और ब्रैकेट्स में लिख देगा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मिस्टर ए, मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर बी, इन केस ऑफ नीड मिस्टर बी। तो अगर ए उपस्थित नहीं हुआ तो बी ने साइन कर दिया तो भी डॉक्यूमेंट वैलिड है। अब थर्ड पार्टी पैसे किससे मांगेगी? ए से कि बी से? ए से कि बी से? साइन किसके हैं? बी के। तो बी से पैसे मांगनी है उसने। भाई लीगली अगर देखा जाए तो जिसने साइन किया, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ है तो फिर अब वो बी से पैसे मांगेगा, बी ए को बोलेगा और ए क्या करेगा? आपका पेमेंट क्लियर कर देगा। यस, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। पार्टनरशिप में इसमें एक क्वेश्चन था, मैंने ये बियर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए लिया कि इस पर एक केस स्टडी आई हुई थी। डिस्कस कर ले, क्या आता है आपको? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं होता 2-4 लोग मिलकर काम धंधे चालू करते हैं। कोई एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करके आता है तो पूरी फर्म जिम्मेदार होती है। ऐसा सुना है? सुना सुना लगता है कि सुना सुना लगता है? सुना सुना है। मान लो बी बी जो था वो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसका बेटा भी बड़ा हो गया, उसका बेटा भी बड़ा हो गया तो उसके बेटे की शादी है। किसके बेटे की शादी है? बी के बेटे की शादी है। बी ने सोचा कि यार शादी तो बड़े धूमधाम से करेंगे, पैसे बहुत हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। बी गया मान लो गुजरात, बोलने वाला था, गुजरात में तो मिलता ही नहीं ना कुछ। बी बी गया अब्रोड, बाहर गया, रशिया गया। तो रशियन जो वो होती है वो का, ऐसे मैंने सुना है। और जो भी मतलब बाहर की वो होती हैं, रम होती हैं, वाइन होती हैं, तो वहां से एक जगह गया और वहां बोलता है कि यार मेरे को चाहिए, हमारा उधर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो अब अच्छा, अगर मान लो कि आप किसी दुकान पर एक आइटम लेने जाओगे तो आपको मिलेगी वो 100 रुपए की, लेकिन आप ये बताओगे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो अगर मेरे को पसंद आया तो मैं आपका माल बेचूंगा भी, तो शायद वो आपको 60 रुपए या 55 रुपए में मिलेगा, क्योंकि वो फिर आपको होलसेल प्राइस लगाएगा, क्योंकि उसमें आपको लंबा कस्टमर दिख रहा है। तो उससे बोला कि यार मेरे को आप 100 बॉटल्स दो, फिर देखते हैं अपन कैसे क्या होता है। उन्होंने बोला ठीक है जनाब। 3 महीने की क्रेडिट पे 100 बोतलें ले आया वो। बच्चे की शादी करी धूमधाम से, एबीसी तीनों नाच रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फर्म का नाम बता के आया था वो, और शादी किसकी थी? बी के बच्चे की शादी थी। तो बी के बच्चे की शादी के लिए इस्तेमाल हुई वो जो वो लेकर आया था वाइन, या फिर फर्म के लिए इस्तेमाल हुई? शादी के लिए। ये पर्सनल बच्चा है उसका? अरे भाई ये फर्म का है एक्सपेंस या पर्सनल एक्सपेंस है? बच्चा उसका पर्सनल है तो एक्सपेंस भी
पर्सनल होगा। तो अब यहां पर उधर से जब बिल आया, अब बिल तो आएगा वहां से, बिल आया कि भाई साहब आप जो है 13 लाख रुपए भेज दो, तो 13 लाख की दारू पी गया था सोचो, तो 13 लाख रुपए का अगर बात बिल आता है, 13 लाख, चलो 3 लाख पकड़ लो, 3 लाख रुपए का बिल आता है, 13 लाख का बिल आता है, तो अब सवाल यह है कि क्या ये फर्म, वो फर्म पर सूट फाइल कर सकते हैं पैसे के लिए? पैसे फर्म को चुकाने पड़ेंगे या बी को पर्सनली चुकाने पड़ेंगे? पैसे किसको चुकाने पड़ेंगे? फर्म को चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म के नाम पर ये पर्टिकुलर, हाँ, ये पर्टिकुलर हुआ था। ये बहुत समय पहले आया था सीपीटी में क्वेश्चन, जब वो होता था ना सिर्फ टाइम पास करो, पर अभी तुमको टाइम पास करने नहीं आता है ना, पूरा 100 नंबर लिखो। कितना गलत हुआ ना अपन लोग के साथ यार। 30 नंबर तो देने चाहिए कम से कम, इंटर में भी देते हैं भाई, 30 मार्क्स का तो देना ही चाहिए ना, कि यार मतलब यूं थोड़े तो आने दो। अभी तो एक 40 नंबर का जिधर से आता था वो रास्ता भी बंद कर दिया तुम्हारा। भाई बिजनेस कम्युनिकेशन में नंबर आ जाते थे ना आसानी से, वो रास्ता भी तुम्हारा कर दिया बंद। बोलते पूरे 100 लॉ पढ़ के आओ, पढ़ के मत आओ, लिख के आओ। अभी देखते हैं, लिखो। चलो, ड्रॉइंग केस ऑफ नीड इज ओके। नंबर 3, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया। इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मतलब इज्जत बचाने के लिए। जैसे मान लो मैंने आदित्य के ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा, आदित्य ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, जबकि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मेरे बंदे ने कागज जाके मुझे दे दिया कि साहब वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, फिर मैं जाके इसके घर पे झगड़ रहा हूं, तो इसके पड़ोस से एक इसका दोस्त निकल के बाहर आया, अरे साहब क्या बात हो गई? मैंने बोला यार ये माल ले गया था उधार अभी कल परसों, और बोला था घर जाके वो एक्सेप्ट कर लूंगा डॉक्यूमेंट, तो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब वहां पे झगड़ा, गर्मा गर्मी बहुत हो रही है, तो पूरे मोहल्ले में इमेज खराब हो रही है इसकी, लेकिन वो इसका बड़ा क्लोज वन है। वो कहता है अरे सर रुको, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। कौन एक्सेप्ट कर देता हूँ? मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो किसी का ऑनर रखने के लिए कोई दूसरा बंदा अगर एक्सेप्ट कर देता है, अगर किसी का ऑनर रखने के लिए यानी कि इज्जत बचाने के लिए कोई दूसरा बंदा अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉर ऑनर। बस इतनी सी बात है, खत्म। क्या होगा कि जब कोई प्रोविजन या कोई क्वेश्चन उसमें ऐसा एक लाइन निकल जाएगी ना, तो आप उसे ग्रामर समझ लोगे कि ये क्या है। होगा कुछ, छोड़ो, अपन तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। होगा कुछ, छोड़ो, अपन तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जैसे ही अपन ये छोड़ते छोड़ते आते हो तो सीधा क्वेश्चन मार्क ही दिखता है और कुछ बचता ही नहीं है। तो क्यों छोड़े? अपन समझ तो लें कि क्या है इसका अर्थ। तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर में क्या होता है कि भाई एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मतलब आपने किसी का इज्जत बचाने के लिए आपने स्वीकार कर लिया, जबकि स्वीकार किसी और को करना था, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, उसका ऑनर रखने के लिए। ठीक है, अब ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट में किससे पैसे वसूल करूंगा? आदित्य से, या जिसने स्वीकार कर लिया? जिसने स्वीकार कर लिया। यार भाई तू शरी बना दिखा के आया था ना सामने, आ जा पैसे दे, तो वो क्या करेगा? आदित्य को बोलेगा ले आदित्य पैसे दे, आदित्य बोलेगा तू जान, तो ये जो तू जान है मैं तो इससे पैसे वसूल कर लूंगा। यस, अरे हाँ। अब जो ये तू जान था, ये आदित्य से लॉ कहता है कि आपने अगर एक्सेप्ट किया था उसका ऑनर रखने के लिए, तो आप उससे पैसे वसूल कर सकते हो। तो जो मेरे राइट्स थे ना पैसे वसूल करने के, वो उनके पास ट्रांसफर हो गए और अब वो इनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। लेकिन सिरदर्दी है ना यार, जबरदस्ती किसी, एक तरह से गारंटी देना हो गया, एक तरह से गारंटी देना हो गया ये तो। यस, पेमेंट फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर सेम। मैंने आदित्य पे डॉक्यूमेंट लिखा, आदित्य ने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर दिया। मैंने आदित्य पे डॉक्यूमेंट लिखा, आदित्य ने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया।
अब ड्यू डेट आई तो मैंने बोला आदित्य भाई से दो, तो आदित्य बोलता है ऐसे नहीं है पैसे। मैंने बोला कैसे नहीं है, इन्होंने बोला नहीं है। तो फिर हमारे बीच में झगड़ा हो गया। इनके मोहल्ले का मित्र आया, उससे बोला एक कॉलर वॉलर मत पकड़ो, हमारे मोहल्ले का प्रतिष्ठित आदमी है, और आपका पैसा कितना है? मैंने बोला 50,000। तो उससे अपने बच्चे को आवाज लगी, बोला कि जा घर से 50,000 रुपए लेकर आ। तो 50,000 रुपए लेकर आया, उससे मेरे को दिया, मैं चले गया। किसी का इज्जत बचाने के लिए अगर आपने पे कर दिया तो दैट इज पेमेंट फॉर ऑनर, दैट इज पेमेंट फॉर ऑनर। यस। और जिसने आदित्य के बिहाफ पर पे किया है, मैं तो फ्री हो गया, लेकिन उसने इनका खर्चा पे किया है, तो लॉ क्या कहता है कि आप इनसे पैसा वसूल कर सकते हैं जितना आपने पे किया है। क्लियर है? क्लियर है बॉस? हैया हो, जब तक आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछो आपको नींद आने लग जाती है ना सुबह सुबह। व्हाट इज हुंडी? हुंडी, हुंडी क्या होता है? हुंडी सुना किसी ने? सुना किसी ने हुंडी शब्द सुना? कोई बताएगा? मतलब ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या होता है, ये पूछ रहा हूं कितने लोगों ने सिर्फ सुना है नाम। पानी है किसी के पास? सुना है हुंडी? किसने सुना है? क्या हुंडी आपने सुना है? क्या क्या होता है? कुछ आइडिया? हल्का सा आइडिया नहीं है क्या होता है, बट सुना है। और किसने सुना है? हुंडी सुने हो गया? क्या होता है हुंडी? थैंक यू यार। क्यों रे? हुंडा हुंडी क्या होता है? नो आइडिया। क्या होता है हुंडी? हुंडी 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 वाला, हुंडी वाला, नो आइडिया। हाँ, हुंडी, हुंडी वाला, हुंडी वाला, संस्कृति नहीं। यस। हाँ, हुंडी नहीं मालूम? मांडी मालूम है, हुंडी मालूम नहीं। हाँ, माझी मांडी में हुंडी। ओके। तो हुंडी क्या होता है? हुंडी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। हुंडी काय, हुंडी क्या क्या होता है? हुंडी काय होते, है ना? असते। हाँ, हुंडी काय असते? काय ना काय तो असते। चलो, हुंडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना है, नेगो इंस्ट्रूमेंट ही होता है। नेगो इंस्ट्रूमेंट मतलब ये बिल्ला भी हो सकता है, ये प्रोमिसरी नोटा भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हुंडी क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लो ये प्रोमिसरी नोट और ये एक्ट तो 1881 में आया। आपने एक्ट का देखा क्या, कब आया? 1881 देखा क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया है? 1881। उसके पहले नहीं चलता था क्या उधारी वगैरह? उसके पहले भी चलता था ना। तो पहले किस पे लिखते थे? पहले जबान पे सौदे होते थे। पहले जबान मतलब जबान पे लिखते थे क्या? नहीं, लिखते कागज पे ही थे। पहले चलती थी हुंडियां। ज्ञान लेना जरूरी है। बाजार में नहीं चलता, लेकिन गांव में आज भी चलती हैं, कुछ लोग चलाते हैं हुंडी। पहले चलती थी हुंडियां। हुंडी, हुंडी क्या होता है? प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग इधर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के किसी गांव इलाके में है, विदर्भा, विदर्भा गांव इलाका है ना, तो उस साइड है। अब वहां पे अगर मैंने आपको उधार माल बेचा, मैंने माल बेचा आपको, तो आपने एक कागज पे लिख के दिया कि मैं आपको 2 महीने में 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, मराठी में लिखा, बराबर। उस पर स्टाम्प टिकट लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी इच्छा है। वो कागज आपने मेरे को दे दिया, 2 महीने बाद मैंने क्या करना है? आपके ऊपर सूट फाइल करना है और पैसे ले लेना है, या मैं एक कागज ले जाऊंगा। यानी कि उसके नियम क्या होंगे? उसके नियम अपने होंगे। उसके क्या नियम होंगे? उसके अपने नियम होंगे। जैसे आपने ग्रेस पीरियड सुना है? ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड क्या होता है?
ड्यू डेट से 3 दिन जुड़ते हैं, तीसरे दिन मतलब जैसे मान लो मैंने आपको 3 महीने का टाइम दिया, तो डेट से डेट चलेंगे 3 महीने, उसके बाद प्लस 3 अनुग्रह दिवस दिए जाते हैं, मोहल्लत बोलते हैं जिसे, और 3 दिन की मोहल्लत दे दी जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो किसी जगह एक एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, किसी जगह 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, किसी जगह 7 दिन का दे देते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं, हुंडी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो अखा इंडिया में एक ही चलता है। यस, लेकिन महाराष्ट्र में हो सकता है कि प्रोमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र जो हुंडी है उसके लिए 4 दिन का वो अनुग्रह, 4 मतलब इतना होता है, 4 दिन का आप ग्रेस पीरियड देते हो। हरियाणा में 2 दिन में ही आप बोल देते हो कि नहीं 2 दिन का टाइम है तेरे पास, 2 दिन में पैसे दे। पंजाब में देखते ही बोलते हो कि भाई पैसे देता है कि गोली मार दूं। तो अलग अलग हर जगह के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। हुंडी के केस में होता क्या है, जैसे ये इंग्लिश में लिखा होता है तो वो क्या होता है, प्रादेशिक भाषा में लिखा होता है। प्रादेशिक मतलब रीजनल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो इधर होगा तो देवनागरी, अपने देवनागरी होती है ना लिपि, मतलब हिंदी में ही लिखा होता है अपना भी। मराठी, अरे जो आप अपन लोग लिखते हैं, बोलते हैं जिस भाषा को उसे अपन बोलते हैं मराठी, और लिखते हैं वो तो हिंदी में ही लिखते हैं उसको। हिंदी किस में लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं। तो उस हिंदी जो हिंदी में लिखते हैं उस लिपि को बोलते हैं देवनागरी। क्या बोलते हैं, देवनागरी। आपकी मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो हिंदी में ही लिखते हैं बॉस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या होता है कि हम लोग पंजाबी बोलते हैं, तो जो बोलते हैं उसे पंजाबी बोलते हैं, लैंग्वेज को, स्पोकन वर्ड्स पंजाबी। लेकिन जो लिखते हैं हम गुरुमुखी बोलते हैं उसको। जो हम लिखते हैं ना, तो क्या अपन क्या देखेंगे, अरे यार ये तो पंजाबी में लिखा है। पंजाबी में लिखा नहीं है, जो लेखनी होती है, समझ रहे हो, तो वो होता है गुरमुखी। अभी जैसे अगर आपकी मराठी होती तो हमको समझ थोड़ी आती, वो देवनागरी है, इसलिए अखा इंडिया में जिसको हिंदी आती है उसको मराठी आती है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। बराबर है क्या, तो हिंदी में ही होता है, बट फिर भी हल्का हल्का सा तो घुमा हुआ होता ही है। जो ल ल को ड बोलते हैं, लेकिन लिखते तो ल ही है। क्या अलग लिखते हैं, ल लिखते हैं ना, ल, ड़ लिखते हैं। ड़ तो ऐसे होता है ना, डमरू के नीचे बिंदी, तो उल्टा ल, ढक्कन वाला। अच्छा एट, अच्छा एट ऐसे लिखते हैं। ओके, वो तो उस लिपि में भी कुछ अंदर तो कुछ खास बात है, तो फिर अपन उसको बोलते हैं, यानी कि ये डिफरेंट वर्जन होता है। वाह यार, क्योंकि मैं वो देख रहा था ना, वो एक सॉन्ग देख रहा था, क्योंकि मैं जब मराठी गाने जो मुझे पसंद होते हैं उसको मैं ना हिंदी में, वो जो चलती ना लाइन वो देखता हूँ, कैप्शन, हाँ। तो फिर उसमें वो वाला देख रहा था मैं, दादा कोंडके का गाना है ना वो, जब जीवत जीव गुट मड़ा टड़ा 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 ना 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 टोंडाला टोंड, ऐसा करके है ना, बागोन दुश्मन जड़ा लगा लगा पानी थेम 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 थेम, वो गाना है ना एक। तो बगुन दुश्मन जड़ा, तो वो समझ में आता है, बगुन मतलब देख के दुश्मन जलेंगे, ऐसा कुछ है ना। देखो आती है मेरे को। तो फिर मैंने वो देखा था, मैंने कहा यार ये लिपि शायद इनका देवनागरी है, बट ठीक है। तो हुंडी, अब यहाँ अगर पंजाब में लिखी है तो गुरमुखी में लिखी होगी। यस, अगर कोच्चि में लिखी है तो मलयाली में लिखी होगी। अगर त्रिची में लिखी है, तिरुचिरापल्ली, तो वहां तमिल में लिखी होगी। अगर हैदराबाद में लिखी है तो हो सकता है हैदराबाद के किसी गांव में लिखी है तो हो सकता है कि तेलुगु में लिखी होगी। अगर बेंगलोर के आजू बाजू के किसी गांव हुबली हुबली में लिखो तो हो सकता है कन्नड़ में लिखी होगी। तो अब उनके हर जगह के नियम कायदे कानून अलग 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 है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। हर इलाका, कोई कहता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दो, अपन सिर्फ एक छोटा सा ग्रेस पीरियड को उदाहरण मानकर कर रहे हैं। तो ऐसे हर जगह अलग अलग नियम है, उनके अलग नियम कायदे कानून है। यस, हरियाणा में अलग है, तो हर जगह अलग अलग नियम वाली हुंडी चलती है। हुंडी क्या, प्रोमिसरी नोट को भी हुंडी बोलते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी हुंडी बोलते हैं।
यानी कि हुंडी का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो हुंडियां आज बाजार में क्यों नहीं चलती हैं और हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं? इसलिए बाजार में नहीं चलती हैं कि मान लो कि मैंने आपको हुंडी दे दी पंजाब वाली, आप हो महाराष्ट्र के, आप सोच रहे हो यहां के नियम लगने वाले हैं वहां के नियम। यस, तो उन सब को बोला सरकार ने कि पूरी हुंडियों को हम इंग्लिश वर्जन दे देते हैं और इसका नाम रख देते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हुंडी क्या है कि ये इनके पूर्वज हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब नहीं था तब भी ये हुंडी थी, और हुंडी को इंग्लिश में लिखा कि यार अगर आदेश देने वाली हुंडी है तो इसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख देते हैं, और अगर वचन देने वाली हुंडी है तो इसका नाम प्रोमिसरी नोट रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी ये शब्द आता है ना, या तो इस्तेमाल होता है या सुनने में आता है कि यार हुंडी, तो आपके अंदर से आवाज अच्छा अच्छा हुंडी मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, इसलिए ये बाजार में नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह के नियम अलग हैं। तो जज ही बावला हो जाएगा। आप केस लेके पहुंच गए जज के पास, तो जज साहब ने बोला कहां की हुंडी है? कि पंजाब की। और जज साहब कहा के राजस्थान के हैं, बराबर। तो पहले बात तो वो गुरुमुखी सीखे या उसको बैठाएं, चलो ठीक है, ट्रांसलेटर को बैठा लिया उतना ठीक है, लेकिन डिसीजन तो इन्होंने देना है। तो इनको पंजाब के नियम पता होने चाहिए, इनको महाराष्ट्र के नियम पता होने चाहिए। पगला जाएगा वो कि कहां कहां कितने कितने नियम है एक एक्ट के लिए। तो उन्होंने बोला एक ही एक्ट बनाओ ना जिसमें अक्खा इंडिया में नियम सिर्फ एक चलेगा। तो इन्होंने एक्ट बना दिया 1881। सीन समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हुंडी। तो ये 4-5 कुछ टर्म्स हैं, मैं सब मान के चलूं इनका अर्थ क्लियर है। सबसे पहला नोटिंग प्रोटेस्टिंग। नोटिंग प्रोटेस्टिंग करवाई जाती है अगर बिल या ये बिल वगैरह डिसऑनर हो जाता है, ताकि हमारे पास ये एक लीगल एविडेंस रहे, बात खत्म। दूसरा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अगर ड्रॉई साइन नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो उसके स्थान पर जिसका नाम डॉक्यूमेंट पे लिख, जनरली एक ही बंदे का नाम लिख के भेजते हैं, लेकिन यहां पर हम 2 बंदों का नाम लिखकर भेजते हैं। इससे नहीं किया तो वो जो तुम हो दूसरे वाले, तुम कर लेना। तो जो दूसरा वाला तुम है वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। अगर इज्जत बचाने के लिए, किसी का सम्मान रखने के लिए, किसी का ऑनर बनाए रखने के लिए, किसी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अगर कोई थर्ड पार्टी जो कि पार्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी जो कि पार्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका नाम कागज में कहीं नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कहलाता है। क्लियर? उसके बाद चौथी बात, पेमेंट फॉर ऑनर। भाई एक्सेप्ट तो पार्टी ने ड्रॉई नहीं किया था, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो या तो उसकी स्थिति खराब हो गई या फिर वो पैसा देने से मुकर गया है किसी भी कारण से। उसके बड़े पापा के लड़के ने बोला अरे घर की इज्जत है, रुको मैं करता हूं आपको पेमेंट। तो वो जो बड़े पापा का लड़का घर की इज्जत बचाने के लिए पैसा दे रहा है, तो वो लड़का इनसे वसूल कर सकता है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि वसूल कर सकता है कि नहीं, हम तो ये देख रहे हैं इस शब्द का अर्थ क्या होता है। पेमेंट फॉर ऑनर ये होता है। लास्ट इज हुंडी। हुंडी इज नथिंग बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली। ये प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, और ये रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उस पर्टिकुलर रीजन के ही नियम कायदे कानून इस पर लगते हैं। हरियाणा में अगर अलग अलग कम्युनिटी भी रहती है 2-3, क्योंकि जाट अलग रहते हैं, अगर आप कभी हरियाणा विजिट करोगे तो वहां पर हो सकता है कि अलग अलग 3 जगह अलग अलग 3 नियम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही हरियाणा में 3 नियम चल रहे हैं एक ही हुंडी के ऊपर। तो इसलिए सरकार ने बोला कि यार ये हेडेक खत्म करो, एक्ट पे आ जाओ। ठीक है, तो हुंडियों के वो फैसले जो है वो पंचायतें निपटा देती हैं, और नेगोशिएबल के लिए आप आ जाओ फिर कोर्ट में, क्योंकि फिर उसके लिए तो इंडिया में किधर भी लगाओ, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको साफ सफाई का ध्यान रखो। क्या कर दो साफ? लिखना आपने लिख तो लिए थे, अब देखते हैं क्या करना है अभी। ट्रंकेटेड चेक समझते हो? ई चेक समझते हो? ई चेक, चेक देखो, चेक चेक देखे हो कभी? अरे हाँ यहाँ, बस वो चेक वैसे ही होता है, ई चेक वैसे ही होता है। आज मैं ना आपको थोड़ा सा वो देने वाला हूँ, ब्रेक ज्यादा चलेगा क्या आज? क्या बताना, अच्छा यहाँ बताना था मेरे को। आपका चेक देखो जरा, चेक क्या होता है? चेक कुछ तो होता है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज,
देखो इधर ही आ जाओ यार, क्योंकि यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बाद में, सारी कहानियां वही हैं। हाँ पूछो सी बात है। चलो पहले इस पे वो बना देते। अच्छा आपको कागज मिले? कितने लोगों ने प्रिंट आउट लिया? एक ने भी नहीं लिया? नहीं लिया? तो प्रिंट आउट नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? ऑनलाइन जनता, एक मिनट, मैंने दिए थे ना यार। नहीं मतलब क्या यार, मैंने बोला ना लिंक पे हैं वो, जी ड्राइव पे। कितने लोगों ने देखा कि है? देखा? तो देखा है तो डाउनलोड करके प्रिंट मारने का ना यार। अच्छा तुम लोग को तो शायद ये बुक देने वाले हैं, और आप लोग को शायद आपको खुद से उसको अरेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो उसके लिए आप नीचे एक बार उनसे बात कर लेना, क्योंकि इस बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। और जैसा भी है, अब कल ये मान के चलो कि कल में शायद पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अभी आधा दिया था, स्टाइल था मेरा उतरने का। कल मैंने कितना दिया था? कल मैंने दिया था आधा। कल मतलब जब दिया था आधा। तो अब कल जो दे दूंगा मैं उसको कोशिश करूंगा कि कल मैं खत्म करके दे दूंगा। तो फिर अब ठीक है, नहीं प्रिंट लिया तो एक दिन और रुक जाओ, इकट्ठे ही निकाल लेना, है ना? तो एक बार नीचे चर्चा कर लेना, अगर यहाँ से मिलने वाले हैं तो फिर ठीक है, तो फिर मैं इनको निर्देश दे दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से नहीं मिलने वाले, ये आपको बात करनी है ना? और अगर यहाँ से अगर रहता है कि नहीं, तो फिर उस सूरत में फिर आप क्या करो कि अपना प्रिंट आउट्स लो। ठीक है? तो एक दिन प्रिंट आउट्स आपके पास होंगे ना, तो मैं आपको घर से पढ़ने को बोल दूंगा। हालांकि अपन जितना लिख रहे हैं वही सब मिलने वाला है, साहिल। जितना लिख रहे हैं वही सब मिलने वाला है। और लेकिन क्या होता है कि एक लैंग्वेज भी कोई चीज होती है जिसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एहसास होता है, अच्छा इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन समझ में अब आने लगी है। यस। तो कागज होना जरूरी है अपने पास। बराबर है? यस। ऑनलाइन जितना आपने किसी ने प्रिंट मारा क्या? हाँ। हाँ शायद क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर लिए के लिए यूज होता है, बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा सही है, मनी ट्रांसफर के लिए। वाह। अरे राम जी बहुत, बॉटल नहीं रहा। चलो चेक बात कर रहे थे अपन, चेक। चेक क्या होता है, ध्यान से सुनो। चेक क्या होता है जी? चेक एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। चेक क्या होता है? एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है भाई, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना। इसमें भी तीन पार्टीज होती हैं। एक ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर ऑफ चेक। आप चाहें तो साथ साथ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो साथ साथ लिखना। सर क्या आपके नोट्स पढ़ने के बाद मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा? मेरे नोट्स पढ़ने के बाद मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, मॉड्यूल को छूने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स अच्छे से खत्म कर लिए तो मॉड्यूल को छूने की जरूरत नहीं है बेटा, मॉड्यूल पूरा कवर कर लिया है मैंने। बाकी फिर भी खुजली होती है अपने कभी, तो आप मिटा सकते हैं उसमें, तो फिर भाई खुजली का इलाज तो खुजलना ही है ना? बाकी मैंने पूरा कवर करते हुए चल रहा हूँ। ड्रॉ ड्रॉई पे, मेकर ऑफ चेक। ड्रॉई कौन होगा? बैंकर। ऑलवेज बैंकर। और पे कौन होगा? एनी पार्टी टू होम, टू हुज नेम written on check to receive payment। ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसा कोई भी बंदा जिसका नाम लिखा हुआ है कि भाई तुम पैसा ले लेना, उसे क्या बोलते हैं अपन?
उसे क्या बोलते हैं अपन, वो पे। गुड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। ओके। टेलीग्राम पे नहीं आया सर नोट्स। अरे यार तू यहाँ पे लेक्चर देख रहा है, यहाँ के नीचे लिंक पे क्लिक कर लेगा तो तेरे को नोट्स मिल जाएंगे। तू वहां यहाँ से बंद करके टेलीग्राम जा रहा है और वहां जाके ढूंढ रहा है नोट्स नहीं मिले, और यहाँ आके मुझे बता रहा है सर वहां नोट्स नहीं है। भाई यहाँ पे तो अपन भाई जहाँ है वहीं अगर है तो कितने लोगों ने देखे, देखे ना आप लोगों ने, डाउनलोड तो किए ना आप लोगों ने? अरे तो लैपटॉप में देखते हैं आप घर पे, लैपटॉप जैसी सुविधा है अपने घर में? लैपटॉप या टैब करके कुछ, तो अपन पढ़ वहां से भी सकते हैं, मगर मत पढ़ना क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है ना मजा नहीं आता, मतलब तो कागज पे पढ़ने का मजा आता है, बाकी सबका अपना अपना है। उस पे पेन चला सकते हैं, आप लैपटॉप पे पेन चलाओगे तो स्क्रीन खराब हो जाएगी ना। टच वाला है? तू भाई भारी भारी आदमी है। कुछ बोलने से पहले भूल जाता हूँ कि तू भी बैठा है, नहीं तो मैं चुप ही मैं चुप ही रहा करूँ। चलो क्लियर है। अच्छा देखो, चेक क्या होता है, एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। अभी आपको ये बोर बोर लगने वाला है पोर्शन, क्योंकि वापस से अपन वही सारी बातें करेंगे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती है। चेक क्या है? मैंने एक चेक लिखा, चेक लिख के किसको दे दिया? आपको दे दिया। आप कौन हो? पेई। मैंने आपके नाम पे चेक लिखा तो आप कौन हो? पेई। चेक के केस में चेक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंकर होता है। यस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वो उसमें ड्रॉई बैंकर के अलावा कोई भी हो सकता है, लेकिन चेक के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंकर होगा। यस, ऑलवेज बैंकर। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कोई दो डिफरेंस बता दो। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कोई दो डिफरेंस। पहला मैं बता रहा हूं, पहला मैं बताऊंगा, पहला मैं बताऊंगा। नहीं पहला मैं। अच्छा तुम बताओ। हाँ, भगवान होता है। अरे ड्रॉर तो दोनों केस में पर्सन ही होता है ना। ड्रॉई तो ये तो मैंने बताना था। बड़ा आया। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंकर होता है, और इसमें एनी अदर पर्सन। दूसरी बात, चेक की क्रॉसिंग हो सकती है। क्रॉसिंग सुना आपने? क्रॉसिंग, चेक की क्रॉसिंग हो सकती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं होती। चेक की क्रॉसिंग हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं होती। तीसरी बात, तीन लिख लेते चलो, तीन बहुत है यार, क्योंकि आपके मॉड्यूल में पूछा ही नहीं है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो अपन ज्यादा टाइम पास क्यों करें। एक डिफरेंस और बता दो। नहीं, कुछ और। वेरी गुड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए, चेक में एक्सेप्टेंस चाहिए क्या? अरे मैंने आपको कागज लिख के दिया, आप उसे एक्सेप्ट करके दोगे तब होगा, तब आगे बढ़ेगी बात। लेकिन मैंने अगर बैंक पे चेक लिख दिया, ड्रॉई बैंक है, तो क्या बैंक की एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं, बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत। वेरी गुड यार, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। चलो एक और बात करते हैं, लास्ट, भगवान कसम लास्ट है। सोचो। सोचो। स्टैम्प ड्यूटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर किसी में बात नहीं होती, क्या नाम है आपका,
हर्षदा जी, स्टैंप ड्यूटी, चेक में कभी भी स्टाम्प टिकट लगा देखा क्या आपने? नहीं, लेकिन ये बिना स्टाम्प ड्यूटी के होगा क्या? बिना स्टाम्प ड्यूटी के बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता। बराबर है क्या? नंबर 5, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड चेक में हो सकता है, जबकि बिल्स ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहे थे आप, बट आप कह नहीं पा रहे थे। आप क्या यही रहे थे, चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड हो सकता है, चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड हो सकता है, लेकिन ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चे बताओ चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है, आप चाहें तो साथ साथ लिख लें। आप थोड़ा ऐसे लिखना कि जब आप दोबारा लिखें तो देखें तो आपको समझ आए, ठीक है? आप अपनी जबान में लिख ले भाई, आपको बिल्कुल भी वो नहीं है। आपको वैसे मैं दे दूंगा, ये नोट्स के अंदर मैं दे दूंगा, लेकिन अभी आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख तो लें इसको कि आपको समझ आ जाए। भविष्य में आपका समय शुरू होता है, अब आपको दिए मैंने 2 मिनट और मैं आके चेक कर रहा हूं कि कौन नहीं लिख रहा है। आप भी लिख लो जी, 3 मिनट है जी आपके पास। उत्तम जी, क्रॉसिंग क्या होती है? अच्छा, क्रॉसिंग बताता हूं मैं। आप अभी लिख लें, मैं क्रॉसिंग बताता हूँ 2 मिनट के अंदर ना। अरे वाह, लेकिन फिर अपन को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस लिखा तो थोड़ी सी हैबिट डाल गई। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं तो आलसी हूँ, है ना? मैं सीए भी बन गया। सुनना भाई, सुनना यार, मैं सीए भी बन गया, है ना? आलसी भी। और दूसरी बात क्या है कि आगे बढ़ते हैं और मुझे करना होता है पूरा डिस्कशन, अपन वेल है। तो अपन क्या करें, जैसे एक्सेप्टेंस तो ब्रैकेट्स में बस इतना लिख लो, नॉट रिक्वायर्ड, या फिर इसको इस साइड अगर अपन लिख देते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। हल्का हल्का सा लिखना चाहिए, क्योंकि जितना शब्दों को लिखना चालू करोगे ना, आदत बनेगा, आदत बनेगा तो आंसर राइटिंग में काम आएगा। हाँ जी, तुम लोग ने तो लिख ही लिया होगा, लड़कियां नहीं करती चीटिंग ना। श्रद्धा, ये क्या किया? हाँ, नहीं नहीं समझ आ रहा। कोशिश की, अगर अगर तेरे को लग रहा है ना कि इसमें नहीं आएगा तो उसको नए पेज पे ले लिया कर। आपने बोला था लास्ट पॉइंट है तो मैंने सोचा। अच्छा, हाँ, ये भी मेरे को भी अचानक अचानक से याद आते हैं ना। चलो, तो हुआ क्या? समझो हो ही गया। अरे रब्बा। अच्छा, एक बात बताओ। अभी किसी ने पूछा क्रॉसिंग क्या होता है, बताता हूँ। क्रॉसिंग मतलब रेलवे क्रॉसिंग होता है। प्लीज रिप्लाई समवन, व्हाई सर इज नॉट टेकिंग क्लासेस, विल एनीवन हेल्प इन रिगार्डिंग रूहन सर एडवांस फास्ट ट्रैक अपडेट। आज उनकी क्लास नहीं है क्या? है है भाई, आज क्लास है भाई, बच्चे लोग बोल रहे हैं ऐसा। लिख लिया? हाँ हाँ जी। हाँ, 5th पॉइंट का मतलब बताना। 5th पॉइंट है पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। जैसे कि, ध्यान से सुनना, जैसे कि प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं लिख सकते। क्यों? प्रोमिसरी नोट, याद करो, प्रोमिसरी नोट पेबल
टू बेरर नहीं लिख सकते, क्यों? हाँ, तो प्रॉमिस टू पे होता है ना। अरे प्रोमिसरी नोट प्रोमिस टू पे ही तो होता है, तो वो क्या बोल रहे हो? वो तो प्रॉमिस टू पे होता है ना, तो मैं, अरे कैसा बंदा है, मैं बोलूंगा रमेश इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया, आरबीआई ने मना किया। अरे करेंसी नोट होता है ना, पेबल टू बेरर, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ऊपर से गया, ऊपर से गया, झूठ बोल रहे हो। कितने लोगों को आ रहा है याद? बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पहले वो पेबल टू बेरर को खत्म करना पड़ेगा। एक काम करो, 50-100 का नोट, किसके पास कोई पैसे हो तो दो यार, भगवान के लिए एक नोट निकालो। 10, 20, 50, 100, 500। इधर से 500 का नोट आया था, मेरे को याद है। 450 खर्च हो चुके हैं, पैसे लाओ, चलो पैसे दो। किसको नहीं आता है वो पैसे दो, अभी सिखाता हूँ, लाओ। और किसको नहीं आता है पैसे दो, किसको नहीं आता है पैसे दो, अभी सिखाता हूँ। चलो शाबाश, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबा। चलो ठीक है, ओके। देखो ये एक नोट है, इसमें क्या लिखा है? अक्षरे रुपए 500। क्या लिखा है देखो, दिख रहा है? हाँ, ये है ये एक 500 रुपए का नोट। कितने की करेंसी है? 500 रुपए का नोट है। ये देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, और ये 500 के नोट में अलग खुशबू आती है, मजा आता है। गांजा, चलो पागलो, सीधा ऐसे पकड़ते तो सीधा होता है ना? कि गांधी जी सीधे दिख रहे हैं, मतलब ये सही पकड़े हैं हम। तो इसमें लिखा है कि, चश्मा नहीं है, इसमें लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ₹500। मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। यानी कि एक ऐसा प्रोमिसरी नोट है जो पेबल टू बेयरर है। यस, पेबल टू बेयरर प्रोमिसरी नोट जो होता है, सरकार ने बोला वो सिर्फ हम लिखेंगे, तो सरकार ने कहा उसे हम करेंसी नोट कहेंगे, आप मत लिखो। ये क्या है? एक तरह का वचन पत्र है। किसी के पास नोट हो तो निकाल कर पढ़ें। नोट है, निकालो पढ़ो, निकालो ना, सिक्का मत निकालना। नोट है, निकालो पढ़ो। मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, 3 दिन में 450 रुपए खर्च कर दिए चोरी ने। किताबें खरीद ली बहुत सारी, कि पिक्चर देख के आई। दिख रहा है इसमें, लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मैं धारक, धारक मतलब कौन? जिसके हाथ में कागज है, होल्डर। धारक मतलब होल्डर। मैं धारक को 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितने का नोट है उतने रुपए देने का वचन देता हूं, लिखा है। वचन देता हूं लिखा है क्या? आई प्रॉमिस टू पे लिखा है ना। तो ये क्या है? एक प्रोमिसरी नोट ही है, लेकिन पेबल टू बेयरर है। तो सरकार ने क्या कहा कि ऐसा प्रोमिसरी नोट जो पेबल टू बेयरर होता है वो आप नहीं लिख सकते हो, वो हम लिख के देंगे। आरबीआई ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए हम प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेयरर नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि इसका नया नाम रखो, सरकार ने बोला ठीक है, इसे हम करेंसी नोट बोल देंगे, आप नहीं लिख सकते। तो प्रोमिसरी नोट में हमने पढ़ा था, जितने लोगों को पुराना याद है उन लोग को याद है। कितने लोग को अभी क्लियर है? लेकिन कितने लोग को पहले भी क्लियर था ये बात? अपन ने क्लास में किया था डिस्कस। हाँ, जिसका नोट लिया था उसे तो पता ही है ना। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, जो बेरर होता है, बेरर मतलब ये डॉक्यूमेंट का बेरर, इस पे किसी का नाम लिखा है क्या? तो अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो इसका ट्रांसफर कैसे करेंगे? किसी को दिया उसको ट्रांसफर, साइन एंड डिलीवरी होगा कि सिर्फ डिलीवरी होगा?
सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर। और जब तक ये डिलीवर नहीं होता है तो जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका मालिक वो, जिसके हाथ में कागज उसका मालिक वो। अरे नहीं, कैसे? कैसे वापस कैसे देना पड़ेगा? नहीं, अभी तो उसको कैसे पता चला? ये तो आपको पता है क्योंकि आपके सामने मैं लिया है। लेकिन अगर ये कागज, इसमें कागज में नाम लिखा है क्या उसका? तुमको क्या पता, तुम्हारा ही पॉकेट मारा है वो? तुमको क्या मालूम? ये बोला अरे मेरी इतनी कहां है सर, 500 किधर से आएंगे मेरे पास तो 6 सिक्के पड़े हैं। नहीं ठीक है, चल किसी और की मारा हो, तेरे को कैसे मालूम? किसी का नाम तो नहीं लिखा ना? अरे भाई किसी का नाम तो नहीं लिखा इस पे। यानी कि ये डॉक्यूमेंट वो है, अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो उसका मालिक वही होगा, इसका मालिक कोई और नहीं होगा। तो जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट है उसका मालिक वही होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेबल टू बेरर या बियरर। यानी कि अब अगर ये कागज मेरे हाथ में है तो फिर ये इसका मालिक कौन हो गया? कमाई हो गई सुबह सुबह। चलो, अरे वाह। तो अब आपको नाश्ते के लिए पैसे भी तो चाहिए ना? नाश्ते में क्या खाते? स्नैक करोगे आप? स्नैक कौन सा वाला, किसका था? 500 जी, सॉरी। 500 क्या? तुम्हारा था क्या? उसका था? उस इसका था? आपका था? ओके। अच्छा। वो तो बड़े स्टाइल से बोला 500। सॉरी बा। चलो, ऐसे ही पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। यानी कि एक चेक के ऊपर हमने लिख दिया आपका नाम, आप जब जाओ पैसे ले लो। पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। आरबीआई ने बोला ये कागज भी सिर्फ हम लिख पाएंगे। उसका नाम क्या दे दिया? चेक। है क्या? चेक भी क्या है? एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। करेंसी नोट्स भी क्या है? एक तरह के प्रोमिसरी नोट है। बात समझ में आ रही है? भाई एक तरफ तो ये मान लो कि जैसे हुंडियां, हुंडियों में बैंक का कोई लेना देना नहीं था, हुंडियां। और फिर आ गई सरकार, तो सरकार ने बोला कि एक वचन पत्र हमें लिख लेने दो, उसे हम करेंसी नोट कह देंगे, बाकी तुम लिखो। यस। चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी उन्होंने चेक अपना लिख दिया। जब आप इसकी बाकी सारी शर्तें पढ़ोगे तो सेम होगा, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है जो अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि पेबल टू बेरर ऑन डिमांड जो है ये चेक हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक लास्ट लास्ट और देख लेते डिफरेंस, लास्ट है ना। दो ही देखने थे पर आप जिद करने लगे तो चलो देखो। जैसे वो होता है आपका ग्रेस पीरियड, बिल में ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का। जैसे 10 तारीख आपकी ड्यू डेट निकली तो 3 दिन के अंदर, 3 दिन की मोहलत आपको दी जाएगी। आप बैंक के पास गए, चेक के ऊपर लिखा है 10 तारीख, तो बैंक बोलेगा 13 तारीख को मिलेगा पैसा। ऐसा होता है क्या कि 10 लिखा है तो 10 के 10 को अपन को पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा? अरे भाई चेक के ऊपर लिखा है 10 तारीख, तो आप 10 तारीख को पहुंच गए, तो अब आपको 13 तारीख को पैसा मिलेगा या 10 को ही मिल जाएगा? अरे जिस दिन चेक लेके जाओगे उस दिन ही मिल जाएगा कि 3 दिन रुकना पड़ेगा? कठिन है क्या? 3 दिन रुकना पड़ेगा? 3 दिन रुकना पड़ेगा? सेम डे मिल जाएगा? भाई ड्यू डेट पर ही मिल जाता है। यानी कि अनुग्रह दिवस, ग्रेस पीरियड जैसी कोई चीज चेक में नहीं होती है, लेकिन बिल्स में तो हम पढ़ते आए हैं। बराबर है क्या? चेक में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता भाई। किससे? आप में से कोई एक बोल रहा था शायद पीछे, आप बोल रहे थे क्या? हाँ, चेक में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता यार, कुटे गेला, इटे गेला। देखो, ग्रेस पीरियड चेक में नहीं होता, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज का होता है। 3 दिन का अपन देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यस।
लिखा, सॉरी, हाँ क्रॉसिंग ले लो। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है? जैसे एक चेक होता है ना, जैसे चेक है, अब आपको छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा है। देखो यहाँ पे लिखा है नाम, नाम की जगह है रमेश बाबू जो भी है, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ पे डब्बा होता है और यहाँ पे सिग्नेचर होता है, यहाँ पे डेट डली होती है। ठीक है, आपने चेक में देखा कि चेक के साइड में 2 लाइन खींच देते लोग, इसी को क्रॉसिंग बोलते हैं। खत्म, इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग बोलते हैं। चेक के कॉर्नर में 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच दी जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ऑफ चेक। बस खत्म। बिल में ऐसा नहीं होता, जबकि चेक में ऐसा होता है। चेक में होता है, जरूरी नहीं है कि हो। भाई मैंने आपको चेक दिया, नहीं लाइन खींची? अरे हाँ, मैंने चेक आपको दे दिया लेकिन उसके साइड में लाइन नहीं, आपने देखा होगा ना, कुछ केस में तो 2 लाइन होती है, कुछ केस में नहीं भी होती है। तो नहीं खींची तो नहीं खींची, नहीं खींची तो वो क्रॉस्ड नहीं है, लेकिन अगर खींच दी 2 लाइन इसका मतलब क्रॉस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग हो गई। करते क्यों है? खुजली है क्या? यानी कि क्रॉसिंग का असर क्या होता है? इंपॉर्टेंट यार, क्यों खींच रहे? कुछ तो, कोई तो बात होगी यार, इसलिए तो खींच रहे होंगे। भाई जब अपन ने स्टाम्प टिकट के ऊपर 2 लाइनें खींची थी, उसका अर्थ क्या था? अब कैंसिल हो गया, तो इसका क्या अर्थ है ये समझते हैं। ध्यान से सुनना, आपने छेड़ दिया है रोग तो लंबा जाएगा। ए के पास एक चेकबुक है, उसने साइन करके रखी हुई है, 10 चेक लीव्स हैं। चेक लीफ समझते हैं? चेक लीफ मतलब चेक, कागज मतलब लीफ मतलब चेक लीफ, समझते हो ना? पेपर्स। 10 चेक पड़े उसके पास, उसको किसी को देने थे तो उसने साइन किया, 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 रख लिया, अपने ड्रॉर्स में रख के चला गया रोटी खाने, लंच। 2 चेक चोरी हो गए, और वो चेक किसी ने लगाए और लगा के पैसे लेके घर चले गया। मान लो बी क्या है? चोर है। बी क्या है? बी चोर है। बी ने क्या चुरा लिया? इसका चेक चुरा लिया। क्या चुराया? चेक चुराया। और एक गाना ही गाता है क्या बेचारा, चेक चुराया मेरा किसने ओ सनम। बी ने। किसे चुराया? बी ने। बी गया बैंक में, बैंक बैंक पैसे दे दो। बैंक ने बोला ऐसे कैसे? बोलता चेक है हमारे पास। उसे चेक दिखाया बी ने, मान लो 20,000 का था। बैंक ने 20,000 रुपए कैश दे दिए। भाई चेक में ऐसा होता है, या तो अपने खाते में आता है पैसा या फिर कैश ले सकते हैं। ठीक है, तो बी ने क्या किया? अपने खाते में नहीं लिया, बी ने क्या किया? कैश ले लिया। कैश ले लिया तो पैसा क्या हुआ? बी पैसे लेके घर चले गया, और 2-3 शाम उसकी खूबसूरत होने वाली है अब। अरे हाँ, है ना? और जैसे इसके खाते से पैसे निकले तो इसकी 3 शामें खराब हो जाएंगी। एक ही मैसेज आएगा, आपके खाते से 20,000 रुपए डिचिक। तो वो मराठी में आएगा कि तुझा खाता में से गया रे, तो फिर वो बताएगा उधर कि भाई अभी 20,000 रुपए से तुम नीचे आ चुके हो। तो अब ए बैंक के ऊपर चढ़ेगा, ऐसे कैसे? तो बैंक बोलेगा चेक आया था यार मेरे पास, ऐसे कैसे क्या? अब ए का नुकसान हो गया, क्योंकि पता भी नहीं कि कौन ले गया। बैंक से पूछेगा तो बैंक बोलेगा यहाँ तो सैकड़ों कस्टमर आते हैं, किस किस की शक्ल याद रखे? यस। अब मान लो कि इसने क्या कर रखा था, चेक के ऊपर 2 साइड में लाइन खींची हुई थी, क्रॉस। इसने क्या कर रखा था? चेक को क्रॉस कर रखा था। 10 चेक थे, 10 के 10 इसने क्रॉस कर रखे थे, साइन करके अपने ड्रॉज में रखे। रोटी खाने गया, वही बी चोर आया, बी चोर। तो ये बी चोर ने क्या किया? 2 चेक चुरा लिए, चुरा के बैंक के पास गया, बैंक बैंक पैसे दे दो। बैंक ने बोला ऐसे कैसे दे दो, कि मेरे पास तो चेक है। बैंक ने बोला ओके। तो बैंक ने चेक देखा, तो बैंक ने बोला अपना नाम तो लिखो इस पे। तो उसने बोला नाम क्या है, मेरे को कैश दे दो। कि नहीं 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 नहीं। क्रॉसिंग का मतलब होता है काउंटर पेमेंट ना किया जाए, तेरे खाते में डालूंगा मैं। बात समझ में आ रही है?
क्रॉसिंग का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कि पैसे तेरे खाते में ही जाएंगे। तो मिस्टर बी के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो अब क्या होने वाला है जी कि ए को जब मैसेज जाएगा तो क्या जाएगा कि बैंक से पैसा 20,000 रुपए गया और किसके खाते में गया, यानी कि अमाउंट ट्रेस होगा कि मेरा पैसा गया किसके पास है। अगर चेक क्रॉस्ड नहीं था तो कोई भी ले गया, यानी कि काउंटर पेमेंट हो सकती थी। तो काउंटर पेमेंट पर रोक लगाने के लिए चेक के साइड में दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच दी जाती हैं। तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक, और ये काउंटर पेमेंट को रोकता है। बात समझ में आती है? अरे हम ये समझ में आता है क्या? क्लियर है अभी क्यों क्रॉसिंग कहां से बहन क्रॉसिंग क्यों होती है? संस्कृति। ओके चलो संस्कृति, वो मेरे को अभी समझ में आया। यहाँ पे वो कृपया नहीं बोलते हैं जैसे हमारे उधर बोलते हैं ना कृपया, यहाँ पे कृपया बोलते हैं। थोड़ा यू वाला कृपया होता है ना। समझ गया, समझ कृपया। कृपया ये बाजू चला, डाबे बाजू। क्लियर है क्रॉसिंग वाले? यस। क्रॉसिंग अपने आप में 4 तरह की होती है लेकिन आपको सिलेबस में नहीं दी है क्योंकि आप बहुत छोटे और बहुत मासूम बच्चे हो ना। उनको उनको नहीं पता कि आप कितने मासूम हो, इसलिए उन्होंने जितना दे दिया उतने में सोचा कि ये तो बहुत हो गया, तो इसलिए आपको नहीं दिया। बट अपन को देखो, अगर उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ बच्चों बताओ, क्योंकि अब ना 100 नंबर का है तो वो फ्लैट क्वेश्चन भी देंगे, सारा का सारा थोड़ी ऐसा दे देंगे कि यार आओ तुम्हें गोली मारने ही बैठे हैं हम। मान लो 60 मार्क्स के केस स्टडीज देंगे तो 25 30 40 नंबर के तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अरे हाँ या हाँ? तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो डिस्टिंग्विश वाले भी आएंगे कि बताओ बच्चे बताओ एलएलपी और पार्टनरशिप में फर्क बताओ। एलएलपी में फर्क बताओ, पार्टनरशिप फर्म और उसमें सेल्स और बार्टर में फर्क बताओ। बार्टर बार्टर मतलब क्या होता है? बार्टर बार्टर BARTER सुना है क्या? बार्टर क्या होता है? कोई बताया क्या होता है? वो करना, क्या करना? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिस इज बार्टर एग्रीमेंट। हाँ यहाँ, हाँ यही यही होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह सकते हैं क्या अपन? एक्सचेंज, पुराने जमाने में एक्सचेंज ही तो होता था। और अपने घरों के आसपास भी तो, घर पे भी तो होता है यार, कि भाभी ने अगर मान लो दाल बाटी बनाई तो भाभी एक कटोरी में क्या लेके आती है? 3 बाटियां थोड़ी सी दाल। होता है ना, आजू बाजू वाले पड़ोस के व्यवहार निभाते हैं, वो लेके आती है ऐसे धीरे धीरे चलते हुए। ये नहीं, वो हमें इसलिए नहीं कि वो हमारे ऊपर कुछ लाइक कि इनको मुझे खिलाना, वो बस ये दिखाना चाहती है कि हम कितना स्वाद बनाते हैं, इतना सा खाओ देखो और जलो। तो भाभी हमें देके जाती है, अच्छा हमने खा पी के उसके ऊपर हम सारे टूट पड़ते, खाऊंगा तो मैं। वो भाभी जाती है, हो ठीक है ओके, दरवाजा बंद होते हैं, महाभारत चालू हो जाती है। चलो जी, वो खा पी लिया। उसके अब जब भाभी को बर्तन वापस देने होते तो भाई कुछ वापस रख के देना होता है, ऐसा होता है ना। दिस इज बटर, दिस इज बटर। तो मैं बंद कर दूं इसको? ब्रेक? अच्छा अब हाँ, आज जल्दी भी तो छोड़ना था। बेरर चेक ऑलवेज है, बेरर चेक कमेंट इसका सोल्यूशन। गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, माल के बदले माल, चावल के बदले दाल, माल के बदले माल, चावल के बदले दाल, चिकन के बदले मटन, डिपेंड करता है। तो उसे बार्टर, बार्टर सेल नहीं होता क्या? क्यों रे? बार्टर सेल होता है कि नहीं होता है? अच्छा मान लो मैंने आपको आपके पास एक पुराना पुराना मोबाइल ले आइए, नया मोबाइल ले जाइए, आइए भाई भाइयों बहनों, ऐसे करके चलता है ना। अपना पुराना सामान दे जो, हमारा नया सामान ले जो। पुरानी वॉशिंग मशीन ले आइए, नई वॉशिंग मशीन ले जाइए, गंदे कपड़े ले आइए, धुलवा के ले जाइए। अरे भाई एक एक बात बताओ, पुरानी वॉशिंग मशीन ले आओ उसके बदले नई वॉशिंग मशीन ले जाओ, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ कि सेल हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ कि सेल्स हुआ?
पुरानी वॉशिंग मशीन के बदले में वो आपको नई वॉशिंग मशीन देगा, कुछ पैसे भी लेगा कि ऐसे ही दे देगा? तो इसे सेल कहेंगे कि एक्सचेंज कहेंगे? भैया तो फंसने वाली बात हो गई ना। हाँ, दोनों कैसे कह सकते हैं यार? दोनों थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, साली को साली बोलना, बीवी को बीवी बोलना, दोनों को साली नहीं बोलना। दोनों को बीवी बोलना, सही बात है। अरे मेरे ये तो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे भाई, उसको सेल कहेंगे या फिर वो कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहेंगे? कितने लोग बोलते हैं एक्सचेंज? अभी हाथ खड़ा करो। एक्सचेंज बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे, एक्सचेंज। कितने बोलते हैं एक्सचेंज? एक्सचेंज। हाँ, कितने लोग बोलते हैं सेल बोलेंगे इसे? तो दोनों में हाथ खड़ी कर रही है। अभी एक्सचेंज में भी करा था ना। एक्सचेंज बोलेंगे कि सेल बोलेंगे? आपकी तरफ से सेल बोलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं एक्सचेंज, तो एक्सचेंज वाले गलत है, सेल वाले ठीक हो। चलो, तुम लोग गलत हो। 50,000 की मशीन आपको दी जा रही है, 3,000 की मशीन आपसे कट गई, 47,000 आपसे ले लिए। अगर ऐसा होगा तो कोई बंदा सेल करेगा ही नहीं, एक्सचेंज ही करेगा और टैक्स बचाता फिरेगा। बात समझ में आ रही है? आपका पुराना सड़ी से सड़ी चीज आप ले आओ, 1,000 रुपए में काट के 50,000 की चीज मैं आपको बेच दूंगा। 1,000 से ज्यादा तो मैं टैक्स भर देता था सरकार को, मेरा तो बच जाएगा ना। तो सरकार के लिए शाना बन रहा है, वाटर वाटर कुछ नहीं है। बराबर है क्या? अगर अगर माल के साथ में मूल्य भी जुड़ जाता है, अगर अगर गुड्स के साथ में वैल्यू या कंसीडरेशन इन मनी भी जुड़ जाता है, तो फिर आप खड्डे में गया, वो आपका बैटर फिर हो जाता है वो सेल, है ना। अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। तो कल और परसों होपफुली ये 2 दिन में नेगोशिएबल खत्म कर देंगे, और जो द डे आफ्टर परसों यानी कि थर्ड डे आएगा, उस दिन हम इसका क्लास टेस्ट लेंगे, और क्लास टेस्ट में सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। और फिर उसके बाद आपका होमवर्क होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं, जो क्लास में डिस्कस हुए होंगे वही लिख कर लाने हैं, कुछ नया नहीं करना है। आने वाले तीसरे दिन अपन ये सब करने वाले हैं। चौथा दिन एक दिन और दे देंगे, मतलब नेगोशिएबल खत्म तो ऐसा खत्म कि खत्म, चांस नहीं छोड़ना कि यार कहीं से फंस रहा है। ताकि क्या है कि नेक्स्ट टाइम कभी रिवाइज करो। आप यकीन माने, एक बार जब डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेंगे, जब रिवीजन पे जाएंगे ना आप, तो अगर अपन को 6 घंटे 7 घंटे से पढ़ने में लगे हैं, तो आप जब रिवाइज करेंगे 1.5 से 2 घंटा बहुत हो गया। और अगर 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर सकता है, यानी कि 10 घंटे के अंदर अपन कंप्लीट रिवीजन मार सकते हैं, जबकि हमारे पास 24 घंटे का समय होता है। एक दिन तो मिलता है अपन को कि नहीं मिलता है? फाउंडेशन में 4 दिन लगातार होता है कि छुट्टी मिलती है? एक दिन की छुट्टी होती है। तो वो ऐसा होता है ना कि यार इतना सारा है, कैसे रिवाइज करूं? इतना सा कर देंगे अपन, क्योंकि जितनी मेहनत अपन करेंगे ना, तो अपन सिर्फ टॉपिक देखेंगे, अंदर की बातें अगर अपन को आ गई तो अपन आगे बढ़ेंगे ना, फिर रुकेंगे नहीं। तो रिवीजन में कम समय देने के लिए अभी ज्यादा थोड़ा समय दे रहे हैं अपन। क्लियर है क्या? चलो भागो, ऐश करो। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।